हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट कोड दोस्तों क्या है BCE 303। इसके पहले दोस्तों क्या आपका सब्जेक्ट कोड था, वो था KCE 303। ये आपका दोस्तों अपडेट सिलेबस है BCE 303 फ्लूइड मैकेनिक्स का। यहाँ पे दोस्तों जो यूनिट 1 है वो है फ्लूइड एंड कॉन्टिन्यूम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी यूनिक सीरीज के साथ। फर्स्टली देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है यूनिट 1 का और हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहले हम बात करेंगे, देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट है हमारा। क्या है फ्लूइड एंड कॉन्टिन्यूम, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, रियोलॉजिकल ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर डेंसिटी हाइट रिलेशनशिप, मैनोमीटर्स and pressure on plane and curved surface, center of pressure, buoyancy, stability of immersed and floating body। तो ये क्या दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस है यूनिट 1 का। अब हम यूनिट 1 में क्या है पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे और 3 पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरी यूनिट को एंड कर लेंगे। तो पहला बात करते हैं कि पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड के बारे में और कंटिन्यूम के बारे में। फिर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड के बारे में और थर्ड बात करेंगे रियोलॉजिकल ऑफ द फ्लूइड। इन तीन टॉपिक दोस्तों लिए अप्रोक्सीमेट 40 मिनट में क्या पहला लेक्चर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एक एक करके हम धीरे धीरे पूरी स्टडी डिटेल से करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूम के बारे में, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टिन्यूम। तो आइए हम देखते हैं कॉन्टिन्यूम का। पहले हम जान लेते हैं मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्लस मीडियम, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीडियम का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा मैटर है, कोई भी हमने सपोज दैट ये मान लिया, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, उनमें कॉन्टिन्यूस मैटर होना चाहिए, और भी जो भी मॉलिक्यूल्स है वो होमोजीनियस पोजीशन पे होना चाहिए। कहने का मतलब सपोज दैट ये एक मैंने सॉलिड का स्ट्रक्चर लिया और जो भी इसके स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इनकी स्पेस की जो पोजीशन है और इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो एक कॉन्टिन्यूस है और होमोजीनियस है, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। जैसे भी सपोज दैट मैं मान लूँ इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर देखना है, अगर सपोज दैट इस पॉइंट पे प्रेशर देखना है तो हमारा P1 ही हो, और इस पॉइंट पे हमें प्रेशर देखना हो तो भी P1 हो। कहने का मतलब जो हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की वो सारी सेम हो ऐसे पोजीशन पे, तो उस तरह को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मीडियम। और फिलहाल ये हमारा एक हाइपोथेटिकली हमारा ये पॉसिबल है, आइडियली आइडियल हमारा ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम मानते हैं कि ये मेरा एक क्या है, तो इस कंडीशन पे हमारा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमारी सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ हमारी डिफिनीशन है, वो क्या कहती हैं। सपोज दैट जितने भी हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं वो हम क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन पे करते हैं, कंटिन्यूअस मीडियम में करते हैं। वो चाहे उनकी डेंसिटी देखनी है या प्रॉपर्टी में किसी भी बिहेवियर मॉडल हमें प्रॉपर्टी देखना है फ्लूइड का, एटॉमिक का, मालिक्यूल्स का, स्ट्रक्चर का, तो हम क्या करते हैं उसमें कॉन्टिन्यूअस स्टडी करते हैं। तो आइए मैं देखता हूँ। तो कहने का मतलब जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तुम कह सकते हैं continuum can be defined as a continuous and homogeneous medium। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर आपको लिखना है कोई डिफिनीशन तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस कैन बी डिफाइन एज ए कॉन्टिन्यूअस एंड होमोजीनियस मीडियम। हमारा जो मीडियम है वो होमोजीनियस होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं द continuum concept helps to study the overall
बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जो हमारा कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट होता है उससे हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारा ऐसे भी हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें कि इन continuum approach fluid property such as density, viscosity, thermal conductivity, temperature, etc. can be expressed as a continuous function of space and time. Can be expressed as continuous function of space and time. कि दोस्तों मैंने डिफिनेशन लिखा है फ्लूइड का। हमारा फ्लूइड क्या होता है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस हमारा होता है विच डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यू डिफॉर्म होता है व्हेन सब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। जब उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल बाहर से क्या करते हैं, शेयरिंग फोर्स को अप्लाइड करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कहने का मतलब क्या है। फ्लूइड हमारी दोस्तों एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, फ्लूइड है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या फिर कोई भी शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहता है। ये बॉडी क्या कहते हैं, फ्लूइड क्या करती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है, यह हमारा कहलाता है फ्लूइड। हम दोस्तों बहुत शार्ट में बात करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जितने भी यूनिट है कंप्लीट हो जाए टाइम टू टाइम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो टॉपिक है आपके इसमें वह है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया गया है कि कोई भी द्रव है, हमारा लिक्विड है, सपोज दैट ये बॉडी है, मैंने लिक्विड है, जब हमारा लिक्विड ये फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो क्या होता है, इसमें एक जो लेयर बन जाती है बॉडी पे, ऐसे लेयर, फ्लूइड हमारा क्या लेयर बाय लेयर होता है, तो इसमें क्या होता है, फोर्स काम करता है। जो फोर्स काम करता है वो हमारा कहलाती है विस्कोसिटी के कारण। ठीक है, और इसमें फोर्स कौन होता है, वो होता है हमारा शेयरिंग फोर्स। तो जैसा कि मैंने कंसिडर किया हुआ है कि शेयर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ। कहने का मतलब, जैसे हमारी बॉडी है, एक ये लेयर है, इसका मैंने वेलोसिटी मान लिया यू है, उसके ऊपर जो मैंने वेलोसिटी मान लिया u प्लस डी यू है। ओके, और हमारी जो एक दूसरे से लेयर है ना, बहुत पतली होती है, बट मैंने मान लिया भी डी वाई है, ये हमारा क्या डी वाई है। ठीक है, तो जो भी हमारा स्ट्रेस लगता है, जो हमारा फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस लेयर के, जो हमारा डी यू अपन डी वाई हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कांस्टेंट निकल के आता है वो हमारा तो कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो डी यू अपन डी वाई होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक बात दोस्तों और मैं बता दूं, अगर आपको ये सब सारी चीजें डिटेल से देखना है तो इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। ये मैं यूनिट 1 पूरा डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा शार्ट में कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जैसा कि डेंसिटी है, या फिर हम डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कहते हैं। जैसा कि डेंसिटी क्या होती है, D इक्वल टू एम अपन वी। मास पर यूनिट वैल्यूम, हमारा ये m क्या है, मास है, v क्या है, वैल्यूम है। जो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं मास पर यूनिट वैल्यूम एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारा डी का डेंसिटी होता है वो मास अपन वैल्यूम होता है फ्लूइड के लिए। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी को क्या करना है, दिखाना है डिफिनीशन लिख के। ठीक है, तो एम हमारा क्या है, केजी होता है, और वी हमारा क्या वैल्यूम होता है, इसे मीटर क्यूब। तो यूनिट इसलिए हमारी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ये होगी डेंसिटी, या फिर हमसे कहते हैं मास डेंसिटी। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं वेट डेंसिटी। जैसा कि हमने इसके पहले देखा, क्या देखा था डेंसिटी के बारे में, तो हमारी जो वेट डेंसिटी होती है वो होता है वेट पर यूनिट वैल्यूम। किसी भी फ्लूइड का जो भी हमारा फ्लो हो रहा है, अगर हमें वेट डेंसिटी को फाइंड करना है तो वेट का
और उसके वैल्यूम का डिवाइड कर दे तो हमें पता चलेगा कि वेट डेंसिटी हमारी क्या होती है। ओके, तो वेट हमारा क्या हो गया, mg हो गया, वैल्यूम हमारा क्या होगा, v होगा। अब mg एक हमारा क्या न्यूटन है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अब देखो हमें अभी पढ़ा था जो हमारी डेंसिटी होती है d इक्वल टू क्या होती है, m अपॉन v, m अपॉन v होती है रो। तो इस तरीके से m अपॉन v को मैंने रो से डिनोट किया और ये g हो गया रो और g, यानी वेट डेंसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रो डेंसिटी इंटू जो हमारा ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी हमारे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हो गई वेट डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यूम। स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी का मतलब क्या है, जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यूम से ये मैंने v से कंसिडर किया हुआ है, v अपॉन m। हमें पता था, अभी हमने पढ़ा था रो इक्वल टू क्या पढ़ा था, m अपॉन v। अब हमारा यह क्या है, यहाँ उल्टा है, जस्ट उल्टा है, यानी अगर हम इसको रेसिप्रोकल में करें 1 अपॉन रो तो हमें पता चलेगा हमारी स्पेसिफिक वैल्यूम क्या है। तो स्पेसिफिक वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम अपॉन मास। ओके, क्या होता है, वैल्यूम अपॉन मास। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी यह डिफाइन करती है कि स्पेसिफिक वेट एट ए गिवन फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है, कोई भी हमारा फ्लूइड है, उसका स्पेसिफिक वेट हमारा जो फाइंड करते हैं वह कितना है, और उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट क्या है। जैसे हमें पता है स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस को कंसीडर करते हैं, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ओके, अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से, तो जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसमें क्या करता है, एक फोर्स काम करता है, एक फ्लो, एक रेजिस्टेंस फाइंड इसमें होता है दोस्तों, जो हमारा रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो हमारा फ्लूइड है उसको फ्लो में ऐसे क्या करता है, रोकता है, इस तरीके से हमारा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। और जितने भी हमारे आइडियल फ्लूइड होते हैं उनकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती, यानी विस्कोसिटी जीरो होती है, यानी रो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ये हमारी होती है विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों प्रॉपर्टी हो गई फ्लूइड की। जैसा कि आपने सरफेस टेंशन को पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा। अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन दोस्तों कुछ नहीं, एक हमारा खिंचाव बल होता है, एक तरीके का हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, जो बॉडी को क्या करता है, खींच के रखता है। जब कोई भी बॉडी को क्या करेगा, सपोज दैट हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, अब इसमें सरफेस टेंशन लग रहा है। जब ये बॉडी में सरफेस टेंशन लगेगा तो बॉडी को क्या करेगा, खिंचाव करेगा। जब खिंचाव करेगा तो एरिया क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी बॉडी को देखो, अगर किसी बॉडी को इंक्रीज करते हैं उसमें खिंचाव बल लगेगा तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो कोई जनरल बात है। पहले हम बात करते हैं जो हमारे हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम दिखाते हैं कि सरफेस टेंशन हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैंने एक लिक्विड लिया, इसमें क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या है, स्फीयर टाइप के हैं। स्फीयर भी हमारा किस कारण से होता है, पानी की बूंदे गोल क्यों होती हैं, वो भी हमारा सरफेस टेंशन का एक रीजन होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी बॉडी के सारी इसमें एलिमेंट लगे है पूरे। ठीक है, मैंने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किए इस तरीके से, एक ए, एक बी और सी। इन तीनों का देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है इसमें कोई सी फोर्स काम करेगा, और यहां हमारा क्या है, एयर है, और ये हमारी क्या है, एक लेयर है। लेयर इसलिए फाइंड हो रही है क्योंकि हमारा ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, लिक्विड है। ये हमारी एक लेयर है जो दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो दोस्तों हम देखते क्या है, ए बॉडी में, बी बॉडी में और सी बॉडी में। पहले हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या लिक्विड है, यहाँ हमारा क्या एयर, जैसा कि मैंने बताया। अगर ये लिक्विड है, अब अगर ये लिक्विड ये पूरे इसमें पूरे कंटेनर में मैंने मान लिया क्या है, लिक्विड है, जब पूरे कंटेनर में लिक्विड है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई सी फोर्स काम करेगा। अब कोई सी फोर्स कहाँ काम पड़ता है, जो भी हमारे कोई सी फोर्स होते हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में काम करते हैं। ठीक है, सेम टाइप का मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पूरा क्या है, लिक्विड लिक्विड है, यानी ये सेम टाइप का है। तो सेम टाइप का मतलब क्या है, कोई सी है, यहाँ कोई सी फोर्स काम करेगा। ठीक है, अगर हम एडिशन फोर्स की बात करें या फिर एडिसिव फोर्स की बात करें, यहाँ हमारा क्या एयर है, यहाँ हमारा लिक्विड है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना। तो अगर डिफरेंट टाइप की हमारी कोई भी प्रॉपर्टी वहां अगर दोनों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां हमारा क्या प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, वहां लगता है हमारा एडिशन फोर्स लगता है, वहां क्या कर सकता है, एडिसिव फोर्स काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें, ये जो भी हमारी मॉलिक्यूल्स ए है, यहाँ हमारा सरफेस जो हमारा टेंशन लग रहा है वो हर तरीके से इक्वल लग रहा है, इस तरफ भी पूरे डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है। इस तरीके से अगर हमारा जो ए है, जो मैंने ए एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है,
इसमें क्या है, पूरे हर तरह से फोर्स इक्वल लग रहे हैं चारों तरफ से, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वह हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा। ये हमारा क्या है, जब हमारा कोई मॉलिक्यूल्स क्या द्रव के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, वैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अगर हम कोई भी पार्टिकल को देखें, अगर वो सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे है, जब सरफेस पे है तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या क्या फोर्स है, सरफेस टेंशन का मतलब मैंने बताया क्या, खिंचाव बल होता है। जो खिंचाव बल क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा, इस मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर, इस बॉडी को, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। जब नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, अगर ये क्या सतह पे है, क्योंकि यहाँ क्या है, एयर है, यहाँ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसके ऊपर कोई खिंचाव नहीं लग रहा है, ये तो अभी खिंचाव कहाँ लग रहा है, लिक्विड पे लग रहा है। जैसे कि मैंने बताया एरिया, यहाँ जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो कितना, लिक्विड में होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे पहले, किसमें, लिक्विड में है। तो लिक्विड में यहाँ हमारा लिक्विड अंदर भरा हुआ है, इस बॉडी को क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, इसको कंटिन्यू खींच रहा है। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना दोस्तों, वह कहाँ काम करता है, नीचे काम करता है। रिजल्टेंट फोर्स यानी जीरो नहीं होता, उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये हो गई बी। अगर इस बॉडी को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, हाफ हमारा बाहर है, हाफ हमारा क्या है, अंदर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी जो हमारा सरफेस टेंशन है लिक्विड में काम करेगा। सरफेस टेंशन हमारा क्या करेगा, इस बॉडी को कंटिन्यू क्या करेगा, खींचेगा। जब हमारा कंटिन्यू खींचेगा इस बॉडी को, तो हमारा जो फोर्स है वो कितना होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वह किस तरीके से काम करता है, डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, अगर सरफेस टेंशन के बारे में पूछा जाता है, इस तरीके से हमें दिखाना है कि सरफेस टेंशन की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये तो होगी सरफेस टेंशन की बात। जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू एफ अपॉन एल होता है। ठीक है, टी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एल होता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं यूनिट की, जो आपके एग्जाम में भी, जनरल एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चाहिए कि डिटेल से सरफेस टेंशन का वीडियो, तो उसके लिए दोस्तों अलग से मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप डिटेल से हर एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लिंक में देख सकते हैं, हर एक वीडियो आपको अलग मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। जो हमारा एफ क्या है, फोर्स है, न्यूटन होता है, एल क्या है, मीटर है। ये तो हो गई दोस्तों सिंपल यूनिट किसकी, सरफेस टेंशन की। बट ऐसा एग्जाम में पूछता नहीं है। एग्जाम में कैसे पूछता है, देखो रिलेशन में करके बताता हूं। जो डब्ल्यू हमारा वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से अगर हम फोर्स को फाइंड करूं तो वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपॉन एस। यानी हम यहां क्या पुट कर सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एस इंटू एल। यानी यहां भी यही भी हमारी डिस्टेंस है, ये भी हमारी डिस्टेंस है, एक तरीके से हमारी क्या हो गई, एरिया हो गई। तो टी इक्वल टू क्या निकला, डब्ल्यू अपॉन ए। अब हमारा वर्क क्या है, जूल है, ये क्या मीटर स्क्वायर है। तो टी इक्वल टू ना, जब हमारा सरफेस टेंशन की यूनिट पूछेगा इस तरीके से पूछेगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। या फिर आपको न्यूमेरिकल भी देगा तो इस तरीके से देगा, डब्ल्यू की वैल्यू देगा और ए की वैल्यू देगा, और आपसे कहेगा सरफेस टेंशन को फाइंड करें। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गुणा करना है या भाग करना है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों हो गई जनरल बातें जो जो मैंने बताया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। डिटेल बहुत दोस्तों नहीं देखेंगे, जितना आपके एग्जाम में बीटेक में अभी थर्ड सेमेस्टर में आपको जितना यूज करना है मैं उतना बताऊंगा। अब देखो, बताने को तो दोस्तों तो बहुत कुछ है। अगर हम देखें मच्छर जो हमारा होता है, मच्छर क्या होता है, पानी में तैरता रहता है, बैठता है तो, या फिर कोई हमारी पतली सुई होती है, या फिर हमारा छोटा सिक्का कोई होता है, वो इस लिक्विड में तैर जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। क्यों, देखो अगर मैं देखे कोई भी ढीली रस्सी है इस तरीके से, जब इसमें सरफेस टेंशन वर्क करता है ना, जब इसमें सरफेस टेंशन वर्क करता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, खिंचाव बल, मतलब खिंचाव फेस करती है। ठीक है, खिंचाव करती है। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्या होता है, एक खिंचाव बल होता है। जब ये खिंचाव बल होता है ना, तो इस लिक्विड को क्या करता है ना, इस सरफेस में एक मेम्ब्रेन टाइप में बन जाता है। मेम्ब्रेन एक सतह बन जाती है, ऐसे टाइट सतह बन जाती है। जब ये टाइट हो गई, इसमें सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, इसमें सरफेस टेंशन कंटिन्यू लग रहा है। ऐसे मेरी बॉडी थी, सरफेस टेंशन, ये मेरी बॉडी क्या हो गई, टाइट हो गई। जब मैं टाइट हो गई तो मैं इसमें कोई मच्छर बैठता है, या फिर हम कोई पतली सुई रख देते हैं, फिर कोई छोटा सिक्का रख देते हैं ना, वो आसानी से क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, एरिया को रिड्यूस करता है। देखा होगा जनरली जो घर में जो औरतें होती हैं वो बाल को क्या करते हैं, सुखाती हैं। जब उसमें पानी लगा होता है ना, जब उसमें पानी लगा होता है तो बाल क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। किसके कारण, पानी है उसमें क्या होगा, एरिया उसका क्या चिपका रहता है, खिंचाव बल प्रोड्यूस करता है। जब उसका पानी हट जाता है ना तो फैल जाते हैं। तो इस सरफेस टेंशन का रीजन होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ब्रश को,
ब्रश को जब खुला खुला रहता है तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल होते हैं सब क्या दूर दूर रहते हैं ब्रश के, जब उसमें हम डालते हैं लिक्विड में वो क्या होता है, पूरे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस टेंशन की कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे। आपने देखा होगा जनरली जब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें कपड़े धोते हैं तो हमारे जल्दी साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब देखो मैं बताता हूं। देखो जैसा कि हर एक जो उसमें पानी होता है लिक्विड है, उसमें ये क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब हम कोई भी लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा, जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा तो जो लिक्विड है ना वो पतला हो जाता है। लिक्विड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड हमारा क्या होता है, पतला हो जाता है तो क्या हर तरीके से फैल सकता है। तो इस तरीके से जब हमारा कपड़ा क्या करते हैं हम गर्म कर देते हैं पानी को, तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, उसका डिक्रीज हो गया। जब सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो गया, लिक्विड क्या हो गया, पतला हो गया। जब पतला हो गया तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, उसमें जो भी हमारा कपड़ा है वो आसानी से क्या हो जाता है, हर तरीके से उसमें लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं जो हमारा लगा होता है वो हर तरीके से फैल जाएगा पानी इजिली, हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं बात करूं जैसे गर्म खाना, आपने देखा हो गर्म खाना क्या होता है, खाने में अच्छा लगता है ठंडे खाने के अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, यह भी हमारा क्या सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ओके, सरफेस टेंशन का किस तरीके से एग्जाम्पल है, देखो जब हम गर्म खाना क्या करते हैं, टेम्परेचर हमारा गर्म होता है, सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है ना, तो जो लिक्विड होता है जो गर्म होता है ना वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब लिक्विड एरिया क्या होता है, उसको बढ़ने लगता है, एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ने लगता है तो हमारे जब जीभ में जाता है ना, उस जीभ में चारों तरफ से खाना फैल जाता है। इस तरीके से हमें क्या होता है, खाना टेस्टी लगता है। तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, सॉफ्ट बबल्स एंड लिक्विड जेट। ठीक है, हम देखेंगे तीन कंडीशन में कि हमारा प्रेशर किस तरीके से निकलता है, प्रेशर हमारा कितना होता है वाटर ड्रॉपलेट के केस में, सॉफ्ट बबल के केस में एंड लिक्विड जेट के केस में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वाटर ड्रॉपलेट की, कि वाटर ड्रॉपलेट में जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा कितना फाइंड होगा और किस तरीके से निकलेगा। देखो अगर आपने ड्रॉपलेट देखा होगा तो क्या होता है, अगर मैं एक इसे इस तरीके से ड्रा करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारी क्या है, एक ड्रॉपलेट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट के केस में उसमें दो तरीके से, एक तरीके से फोर्स एग्जर्ट होते हैं, फोर्स काम करते हैं। एक हमारा फोर्स इस पे काम करता है सरफेस टेंशन, क्या करेगा, एक हमारा काम करता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो सरफेस पे खिंचाव बल लगता है वो हमारा सरफेस टेंशन होता है। और एक हमारा इसमें इनसाइड प्रेशर काम करेगा। ठीक है, एक हमारा फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे प्रेशर फोर्स वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसे फाइंड करना चाहूं, अगर इसमें कुछ फोर्स लगेगा तो फोर्स अगर हम इसमें मान लो मैं अगर डिवाइड हो रहा है, एक तरीके से ब्रेक हो रहा है, अगर इसका मैं इस तरीके से व्यू दिखाऊं आपको तो और क्लियर होगा, कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से कुछ होता है ड्रॉपलेट का केस। अगर पूरा ही केस है, अगर मैं ये 3D व्यू में लूं, अगर मैं इस तरीके से इसको हटा दूं, यहाँ से आधा आधा कर दूं, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ऊपर का पार्ट दिखेगा, नीचे का पार्ट दिखेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है ये इस साइड से, यहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है, अब ये बॉडी क्या है पूरी इस तरीके से राउंड अप है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ये हमारा क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है अभी। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, सारी चीजें में डिस्कस किया है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँ अगर प्रेशर लग रहा है, जो इन साइड इसका प्रेशर लग रहा है, पी लग रहा है। ठीक है, जो इन साइड का प्रेशर है। अब अगर ये सरफेस टेंशन का जो हमारा लग रहा है एक तरीके का ये भी फोर्स है, और ये हमारा प्रेशर क्या है ये भी एक तरीके का फोर्स है। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारी बॉडी क्या होगी, एक तरीके से बैलेंस होगी। ये आधा पार्ट इस तरीके से, इसी तरीके से सेम क्या होगा, ऊपर का पार्ट भी इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ऊपर का पार्ट भी इस तरीके से होगा। मैंने समझाने के लिए आपको लिया हुआ है। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन वाला है, सरफेस टेंशन हमारा जो फोर्स लग रहा है और हमारा जो भी प्रेशर वाला फोर्स लग रहा है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल की कंडीशन में होंगे। तो मैं कहूँ अगर यहाँ पे जो हमारा प्रेशर फोर्स है या
प्रेशर हमारा जो फोर्स है और हमारा जो सरफेस टेंशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो आपको पता है हमारा फोर्स क्या होता है, अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करें तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, यफ अपान क्या होता है, एरिया होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। अगर हम यफ को फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं P इंटू ए। ठीक है, और अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, यफ फोर्स और क्या होता है, खिंचाव जो उस लेंथ पे है, ये क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला फोर्स की बात करें सरफेस टेंशन के रिलेशन में तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एल होगा। यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, क्या लिख सकता हूँ, P इंटू ए इक्वल सिग्मा इंटू एल। ओके, अब देखो यहाँ P, अब एरिया कौन सा बात कर रहा है, एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया पूरा होगा, ये वाला एरिया। यहाँ मैं अगर कलर चेंज करके आपको समझाऊं थोड़ा, तो एरिया किसकी बात कर रहा है, ये वाले एरिया की बात कर रहा है। अब ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे इस कंडीशन में एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा रहेगा। अब बात कर रहा है एल की। ठीक है, अब ये जो लेंथ है, अब ये लेंथ की बात कौन कर रहा है, ये वाला लेंथ। अब ये क्या है, एक तरीके से ये पूरा डायमीटर है इसका। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई और आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में तो 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ पे देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, पी आर बचेगा और ये अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा, अब ये क्या है, ये हमारा सरफेस टेंशन है। अगर हमारा सरफेस टेंशन क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम दोनों तरीके से बता सकते हैं सरफेस टेंशन हमारा कितना होगा। बट हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ प्रेशर को फाइंड करना है। तो एक कंडीशन देखो, अगर हम यहाँ पे आर को डी के टर्म में चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपान 2 होता है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम पुट करें आर इक्वल टू डी अपान 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर क्या है, डी अपान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से पी फाइंड करूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 सिग्मा और आर इक्वल टू क्या होगा, डी अपान 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा अपान डी। ये हो गया पी फार्मूला। यानी जो ड्रॉपलेट के केस में जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है, वह होता है हमारा 4 सिग्मा अपान डी। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वाटर ड्रॉपलेट के केस में किस तरीके से हम प्रेशर को फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसी में टॉपिक है वो है सॉफ्ट बबल के केस में, कि अगर हमारा सॉफ्ट बबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखते हैं कि हमारा अगर सॉफ्ट बबल है तो उस कंडीशन में हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट बबल के केस में होता क्या है, अगर हम प्रीवियस देखें, बट इसमें क्या होता है, जो लेयर होती है वो सिर्फ डबल हो जाती है। जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो लेयर हो जाती है सॉफ्ट बबल की ऊपर के केस में, वो क्या होती है, डबल हो जाती है। जब ये डबल हो जाएगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, लिखा था P इंटू ए इक्वल टू कितना था, सिग्मा इंटू एल था। बट यहाँ पे एल हमारा क्या हो गया, 2L हो गया है। ठीक है, क्योंकि आधा आधा केस में हो गया है। तो क्योंकि क्या होता है, मैंने बताया कि जो इसका लेयर होता है वो डबल लेयर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ 2L हो जाएगा। अब ये जब ये 2L हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P, यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल सिग्मा, और ये 2, और L कितना है, 2 पाई और आर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यानी पी आर अपान 4 सिग्मा। यानी सरफेस टेंशन अगर पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू पी आर अपान 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में पी चाहिए होता है, तो 4 सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपान 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं आर की तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सिग्मा अपान डी। और यही हमारा होता है प्रेशर किस केस में, बबल के केस में। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वहां पे क्या था, वहां पे हमने जो प्रेशर फाइंड किया था, वहां पे हमारा प्रेशर कितना था, ड्रॉपलेट के केस में P इक्वल टू 4 सिग्मा अपान डी था। ठीक है, इस वाले केस पे। और अगर हमारा जब बबल का केस है तो वहां पे प्रेशर हमारा कितना होता है, 8 सिग्मा अपान डी हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था लिक्विड जेट। अब लिक्विड जेट का मतलब क्या है? देखो लिक्विड जेट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड जेट क्या होता है, ठीक है। अब लिक्विड जेट में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी वाटर है वो जब बाहर होता है इस तरीके से, सपोज दैट सर्कुलर सेक्शन हमारा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ से जब वाटर हमारा इस तरीके से यहाँ से ड्रॉप होगा जेट से, तो वो भी क्या होगा, एक ड्रॉपलेट के केस में होगा, ठीक है, ड्रॉपलेट के केस में होगा। तो ये मैंने मान लिया एक हमारी एक पाइप है पहले, ठीक है, इस तरीके से पाइप है, पूरी इस तरीके से ये पाइप है। ये क्या है, अगर हम सर्कुलर देखें तो मैंने मान लिया भाई ये जुड़ा हुआ है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, दो फोर्स काम करेंगे। अगर इसको मैं 3D व्यू लूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा ये यहाँ पे, ये और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से, कुछ डायग्राम हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, 3D केस पे। और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ से मिला दो। तो ये क्या है, ये पाइप है जो मैंने क्या किया, यहाँ से एक तरीके से इसको क्या किया, कट किया हुआ है, कि ये मैंने मान लिया कि यहाँ से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा प्रेशर लग रहा है, ये सरफेस टेंशन वाला प्रेशर लग रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ ही लग रहा है। तो दो फोर्स काम करेंगे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो ये वाला फोर्स लग रहा है, दिस इज सरफेस टेंशन। ये हमारा क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बॉडी के अंदर प्रेशर काम कर रहा है, एक फोर्स और काम कर रहा है, दिस इज अ पी। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों हमारे फोर्स हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों दोनों इक्वल होंगे तो मैंने बताया पी इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। एल क्या, ये वाला लेंथ पूरा, इसकी हम बात कर रहे हैं एल की, ठीक है। तो पी, अब ये क्या कर रहा है, एरिया। एरिया क्या, ये मैंने एल मान लिया और इसको मैंने मान लिया डी है, ये मैंने मान लिया डी है। ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एल इंटू डी, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पे सी, देखो ये वाला एक है और इसके ऊपर भी एक रहा होगा, यानी दो पार्ट है इसके। जब ये दो पार्ट हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो एल एल है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2L से मल्टीपल कर सकता हूँ। तो हमें चाहिए क्या, एल और एक एल हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, पी इंटू डी अपान टू बचेगा, सिग्मा इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से अगर हम P को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान डी। और यही दोस्तों हमारा होता है फाइनल आंसर किसके, लिक्विड जेट के कंडीशन में, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये होता है जो हमारा लिक्विड जेट है, अगर सपोज दैट आपने देखा होगा इस तरीके से, सपोज दैट पाइप है, तो ये क्या होता है, इस तरीके से सपोज दैट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है एक तरीके से, इक्वल फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैंने 3D व्यू दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा P इक्वल टू 2 सिग्मा अपान डी होता है, ठीक है। एक बार समराइज करते हैं सारे फॉर्मूले को, यहाँ पे वन बाई वन। देखो अगर हमारा, क्योंकि यही आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और आपके फॉर्मूला दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर देखो, अगर हमें वन बाई वन याद करना है तो हम कह सकते हैं जो हमारा बबल के केस में तीन फोर्स हमारे पहले, ये आपको याद रखो। एक हमारा क्या, ड्रॉपलेट के केस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। और अगर बबल का केस है तो 8 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। और अगर जेट का है तो 2 सिग्मा अपान डी हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आप अगर भूलते भी है तो आप इजिली निकाल पाएंगे फॉर्मूले को। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा टॉपिक दोस्तों, कि किस तरीके से हमें इसे डेराइव करना है एग्जाम में। होगा रियोलॉजिकल डायग्राम। यहाँ पे हम सीखेंगे रियोलॉजिकल डायग्राम होता क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं और किस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ है किस तरीके से डिफाइन होता है। अगर हम बात करें रियोलॉजिकल डायग्राम की, तो यहाँ पर रियो का मतलब होता है फ्लूइड, या हम कह सकते हैं फ्लो। और लॉजिकल का मतलब होता है स्टडी से, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ऐसा डायग्राम जो हमें क्या करे, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं हम, तो वही हमारा कहलाता है रियोलॉजिकल डायग्राम। तो रियोलॉजिकल डिफिनेशन देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि रियोलॉजिकल इज अ साइंस दैट कंसर्न्स विद फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड, दिस इज कॉल्ड द रियोलॉजिकल डायग्राम। हम बात करते हैं इसके टाइप की, तो इसके मेनली तीन टाइप होते हैं। एक हमारा होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, सेकंड हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर हम बात कर रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में, तो नॉन न्यूटोनियन हमारा जो फ्लूइड होता है उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारा होता है टाइम डिपेंडेंट। तो एक न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। अब जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है,
जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था तो बताया था जो हमारा सॉरी न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उस वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अगर ये रिलेशन फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे वो हमारा फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, वाटर हो गया, हमारा एयर है, या पेट्रोल है, ये सारी चीजें क्या होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड होती है, क्योंकि जितना हम इसमें स्ट्रेस बढ़ाते हैं उसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड द न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर इसको हम ग्राफ में ड्रा करना चाहें तो देखो, यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है, शेयर स्ट्रेस को दिखाया हुआ है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया है एक्स एक्सिस में, शेयर स्ट्रेन को दिखाया है, यानी डी यू अपॉन डी वाई को यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो क्या रिलेशन बता रहा है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड रिलेशन बता रहा है कि भाई ये क्या होता है, डायरेक्टली होता है, लीनियर रिलेशन करता है। दिस इज कॉल्ड द न्यूटोनियन फ्लूइड। एग्जांपल मैंने क्या बताया, वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, और हमारी जो एयर होती है सारी वो हमारी क्या होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड होती है। ओके, बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहता है, इसी का जस्ट अपोजिट, कि हमारा वो जो टाउ होता है ना, वो लीनियर रिलेशन नहीं होता यू डी यू अपॉन डी वाई से, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल की बात करें, इसके दोनों के एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल की बात करें, जैसा कि आपने देखा होगा पेंट हमारा हो गया, ठीक है, हमारा ब्लड होता है, या हम कहें शैम्पू, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के, क्योंकि इसमें डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, लीनियर रिलेशन। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट में इसके टाइप के बारे में, कि हमारा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है इसमें तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है प्लास्टिक फ्लूइड, और स्यूडो प्लास्टिक, जिसे हम शेयर थिनिंग भी कहते हैं। सी हमारा होता है डाइलेटेंट, जिसे हम कहते हैं शेयर थिकनिंग। ओके, तो अगर हम बात करें इसके प्लास्टिक फ्लूइड की, कि हमारा भाई प्लास्टिक फ्लूइड कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, एक रिलेशन इसमें आता है हमारा, जो हमारा टाउ होता है वो होता है म्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई पावर एन प्लस टी और वाई। ठीक है, ये रिलेशन हमारा होता है किसके लिए, प्लास्टिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ प्लास्टिक फ्लूइड का अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से और यहाँ तक, ये यही शो कर रही है, ये शेयर स्ट्रेस को शो कर रही है, कि यहाँ तक जब हमारा शेयर स्ट्रेस बढ़ जाता है, यानी अगर हम टाउ, अगर हम इसको वाई कहें, इस पॉइंट को टाउ वाई, इसके बाद क्या है, ये जो इसका डिफॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होने लगता है। ठीक है, जिसे हम बिंघम प्लास्टिक भी कहते हैं, जो हमारा प्लास्टिक फ्लूइड उसे बिंघम प्लास्टिक भी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा टूथपेस्ट होता है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो जो हमारा जो टूथपेस्ट है, ठीक है, जो हमारा टूथपेस्ट है उस पे क्या होता है, थोड़ा टाइम फोर्स लगाते हैं, फिर वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। तो यही दिखा रहा है बिंघम प्लास्टिक में कि ये किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है। जैसा कि आपने क्ले भी देखा होगा, मिट्टी भी क्या होती है, इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक फ्लूइड के। सेकंड बात करते हैं स्यूडो प्लास्टिक, जिसे हम कहते हैं शेयर थिनिंग। फिर स्यूडो प्लास्टिक में क्या बताता है, जो हमारा स्यूडो प्लास्टिक है वो रिलेशन बताता है, जो हमारा टाउ होता है इसमें म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस टाउ वाई होता है। इस कंडीशन में ये वाला जो हमारा टाउ वाई होता है वो हमारा जीरो होता है, और एन का वैल्यू क्या होता है, लेस देन वन होता है। कितना होता है, लेस देन वन होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसा कि आपने देखा होगा ब्लड, ठीक है, ब्लड हो गया, और हमारा जो मिल्क होता है, ब्लड हमारा हो गया, मिल्क हो गया, ये एग्जांपल होते हैं स्यूडोप्लास्टिक के, जिसमें करते हैं शेयर थिनिंग। यानी हम जब शेयर थिनिंग का मतलब क्या होता है, थिन होता जाता है, जैसे कि हम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। देखो, एक टाइम में क्या हुआ, इस तरीके से जा रहा था, एक टाइम में क्या हुआ, धीरे धीरे ये डिफॉर्म होने लगा। तो ये होता है हमारा शेयर थिनिंग, जिसे हम कहते हैं स्यूडो प्लास्टिक, और ये इसके हो गए एग्जाम्पल। थर्ड हमारा होता है डाइलेटेंट। डाइलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, शेयर थिकिंग। ठीक है, ये क्या हो जाता है, थिक होता है, इसे हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसे शेयर थिकिंग। अब डायलेटेंट फ्लूइड की बात करें, तो यहाँ पर रिलेशन जो इसका निकल के आता है वो होता है डी यू अपॉन डी वाई एन प्लस टाउ वाई। इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू जीरो होती है, लेकिन जो एन हमारा होता है वो ग्रेटर देन वन होता है। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारा बटर होता है, ठीक है, बटर है, ये क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, एक तरीके से थिक हो जाता है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया, धीरे धीरे शेयर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं,
अभी हमने बढ़ाया, फिर एक टाइम बाद क्या हो रहा है, ये जो शेयर स्ट्रेस बढ़ना कम हो जाता है और डिफॉर्मेशन होने लगता है, इस तरीके से डिफॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है शेयर थिकनिंग। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इसमें होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में, ये हमारा क्या था, जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, जो सी नंबर हमारा है, वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में टाइम डिपेंडेंट है ये। टाइम डिपेंडेंट में दो दो चीजें आती हैं, एक हमारा आता है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, एक हमारा होता है रियोपैक्टिक फ्लूइड, ठीक है। थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक फ्लूइड की अगर हम बात करें जनरली, तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे जेल सॉयल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रिंटेड इंक जो हमारी होती है, प्रिंट की हमारा जो इंक होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं लिपस्टिक होती है, ठीक है, लिपस्टिक होती है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं किसके, हियोसोप्रोपिक फ्लूइड के। और हमारा सेकंड होता है रियोपैक्टिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक फ्लूइड में जो हमारे जिप्सम होते हैं, ठीक है, जिप्सम होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रियोपैक्टिक फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मेन इसका डायग्राम है और इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और इतना ही आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाता है जनरली कि रियोलॉजिकल डायग्राम क्या होता है, और आप इस तरीके से इस डायग्राम को बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर यहाँ से दोस्तों मिल जाते हैं। ओके, ये जो हमारे प्रेशर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये एग्जाम में अक्सर आपके पूछा जाता है। तो जो हमारे प्रेशर है वो चार टाइप का मैंने लिया हुआ है इंपॉर्टेंट। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, सेकंड हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। सबको वन बाय वन समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले डिफिनीशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो डिफिनीशन हम देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सपोज दैट मैंने एक लाइन ड्रा किया अभी, ये जो लाइन मैंने ड्रा किया, अभी मैंने मान लिया ये जो हमारा प्रेशर है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई भी मेजरमेंट करते हैं, यानी ऊपर हम जाते हैं, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। क्या कहते हैं हम, गेज प्रेशर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर हम इस लाइन से नीचे के प्रेशर को कुछ मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ओके, और अगर मैं इसी पॉइंट से सेम से एक नीचे लाइन ड्रा करूं, इस तरीके से अगर मेजर कर रहा हूं, इस बिलो लाइन से यहां तक के लिए, तो एक हमारा होता है ये जो जीरो, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। क्या होता है, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। तो आपको इतनी बात समझ में आई? अगर देखो इस लाइन से ये जो मैंने एब्सोल्यूट वैक्यूम कंसिडर किया हुआ है, यानी अब यहाँ पे क्या लगा जा रहा है, एब्सोल्यूट लग जा रहा है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो है। अगर हम यहाँ से कोई भी प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम ये बात करें तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, अगर हम यहाँ से, अगर मैंने पॉइंट ए मान लिया, अगर हम इस पॉइंट तक की कोई भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं अब यहाँ से, इस लाइन से, तो यहाँ से हम जो भी मेजर करेंगे वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर कहलाएगा। और अगर हम यहाँ से सेम इस लाइन से अगर हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर को, तो वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम कोई इस पॉइंट से, इस लाइन से अगर हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं, वो हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और इसी के अकॉर्डिंग क्या डिफिनीशन बनाई गई है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा जो होता है इसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर हम इस लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो देखते हैं, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है और यही से हमारी डेफिनेशन बनती है। कह रहा है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि द प्रेशर ऑफ हैविंग नो मैटर और ए कंप्लीट वैक्यूम, वहां पे क्या है, कोई मैटर नहीं है, वैक्यूम है, इनसाइड अ प्लेस, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, सी लेवल पे होता है, ठीक है। अब हम सी लेवल पे यहाँ से क्या है, जब नीचे जा रहे हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ पे हमारा इस लाइन में मतलब
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम क्या करना है, जब नीचे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। सेकेंड हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एयर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर लगेगा, तो वहां पे क्या होता है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे बताया, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द वेट ऑफ द एयर above द surface exert a force per unit area against the surface is called the atmospheric pressure. इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम बैरोमेट्रिक मीटर से मेजर करते हैं, और इसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ये हमारी हो गई डिफिनेशन। सेकंड हम बात करते हैं कि हमारा गेज प्रेशर क्या होता है। अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो कह रहा है कि ना, द प्रेशर एज कैलकुलेट इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द गेज प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम ऊपर जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हमारा होता है गेज प्रेशर, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव से कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया गेज प्रेशर। सेकेंड हमारा होता है वैक्यूम प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम कोई भी प्रेशर को नीचे मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। ठीक है, क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। तो वही कह रहा है कि द प्रेशर विच इज कैलकुलेट बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम इससे कुछ नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। इसे हम क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ द गेज प्रेशर इज कॉल्ड द वैक्यूम प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, और ये चारों टर्म। तो शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।